chapter number 7, Protoctist and Fungi, and today we are going to study about fungi like Protoctist और इसका member है water mold means Phytophthora infestans। आलू और टमाटर पर लगने वाला एक फंगस है। यूं तो ये प्रोटोक्टिस्ट है, लेकिन आज तक इसे फंगस के नाम से ही पहचाना जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो फंगस से मिलती हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज इसके अंदर ऐसी थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऐसे थे जो फंगस के किंगडम्स के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए इसे वहां से निकाल कर और प्रोटोक्टिस्टा किंगडम के अंदर डाल दिया गया। तो इस वक्त फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का हिस्सा है, लेकिन कहते हम इसे फंगस ही है। तो इस फंगस को डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खुसूसियात। सबसे पहली बात, क्लास ओमाइसिटीज से बिलोंग करता है। क्लास ओमाइसिटीज फंगस की एक इम्पोर्टेंट क्लास थी, लेकिन इसकी रिप्रोडक्शन फंगस से थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए इसे फंजाई किंगडम से निकालकर प्रोटोक्टिस्टा के अंदर इस पूरी क्लास को डाल दी गया और इसी का एक मेंबर है फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। 75 स्पीशीज मौजूद है इस क्लास के अंदर। उन 75 स्पीशीज में से कुछ स्पीशीज सेप्रोफाइट हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो करती हैं, और कुछ स्पीशीज पैरासाइट हैं, यानी कि इंसानों जानवरों के अंदर बीमारियां पैदा करती हैं या दूसरे पौधों पे बीमारियां पैदा करती हैं। तीनों में से किसी पर भी बीमारी पैदा कर सकती हैं, और बीमारियां इनकी जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं डिसीजेस, लेकिन उनमें से दो इम्पोर्टेंट डिसीजेस हैं। नंबर 1 पर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये एक आलू की बीमारी है, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है आलू की बीमारी, लेकिन सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ आलू पर ही होती है। ये फैमिली सोलेनेसी के तमाम पौधों को इफेक्ट कर सकती है, जिनके अंदर सरे फहरिस्त टमाटर भी है। सरे फहरिस्त टमाटर भी है, टमाटर पर भी ये फंगस लगता है। उसके अलावा रूट ट्यूबर रोट है। ट्यूबर रोट का मतलब है गल सड़ जाना, यानी जो ट्यूबर वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे आलू ट्यूबर है तो वो ट्यूबर जो है वो गल सड़ जाते हैं। ये बीमारी भी जो फैमिली ओमाइसिटीज के मेंबर्स है उनकी वजह से होती है। अच्छा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक्चुअली 1845 के अंदर आयरलैंड के अंदर एपिडेमिक हो चुकी है। एपिडेमिक का मतलब क्या कि फैलकर और काफी नुकसान का सबब बन चुकी, इतनी डेथ हुई कि जिनका कोई हिसाब नहीं इस बीमारी की वजह से। इसकी हिस्ट्री है बीमारी की कि एक्चुअली पूरा मुल्क आयरलैंड इन्होंने तबाह कर दिया। इस वक्त आयरलैंड के अंदर जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली आयरलैंड के वो बाशिंदे नहीं हैं जो एक्चुअली उसके असल बाशिंदे थे। वो तमाम बाशिंदे तकरीबन 1845 के अंदर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिसीज के अंदर उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद इस वक्त जो लोग मौजूद हैं फिर वो नए आकर उस कंट्री के अंदर बसे और उसके बाद जो है वो वहां के बाशिंदे बने। नेक्स्ट चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स के अंदर है डिसीज इज विजिबल आफ्टर फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर फॉर्मेशन के बाद डिसीज विजिबल होती है, यानी उससे पहले डिसीज मौजूद हो भी तो विजिबल नहीं होती। कैसे विजिबल होती है? ब्लैक, ब्लूइश एंड ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीफ। जो प्लांट की लीफ होती है, यानी प्लांट के अंदर डिसीज, जाहिर है प्लांट जो है वो बीमार है ना, तो अब उसकी बीमारी जाहिर कैसे हो रही है? जाहिर हो रही है कि उसकी पत्तियों के ऊपर काले, नीले, ब्राउन कलर के, भूरे कलर के अजीब अजीब से धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ लीफ पर आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट धब्बे पड़े हुए हैं। ऐसे धब्बे जब पत्तियों पर नजर आने लगे हैं तो ये जाहिर हो जाता है कि बीमारी आ चुकी है। यानी आ चुकी है का मतलब हम तो जब यही कहेंगे आ चुकी है, हालांकि वो पहले से मौजूद होती है, अब विजिबल हुई है। कवर द होल लीफ, फिर धीरे धीरे पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, पूरी लीफ को कवर कर लेते हैं।
उसके बाद ट्यूबर तक पहुंचते हैं, यानी पत्तों से होने के बाद बीमारी ट्यूबर तक पहुंचती है और ट्यूबर को अफेक्ट करती है। ट्यूबर के बाद ट्यूबर के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करती है, जो ट्यूबर यानी आलू, ट्यूबर क्या है मैं सिंपली कहूँ तो आलू, आलू को अफेक्ट करती है। आलू की जो स्किन है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, जो उसके टिश्यूज है, यानी पहले तो आलू सख्त होते हैं, नॉर्मल आलू तो जो सेहतमंद आलू है वो तो सख्त होते हैं, लेकिन जो बीमार आलू होते हैं वो नरम नरम से हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते हैं, उनके अंदर काले रंग के या ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। स्पॉट्स डेवलप ऑन पेट्यूल एंड स्टेम्स, इसके अलावा जो पत्ती की डंडी होती है उसके ऊपर भी इस तरह के काले भूरे नीले धब्बे पड़े हुए होते हैं, तने के ऊपर भी धब्बे पड़े हुए होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे प्लांट को डिस्टर्ब कर देते हैं, बीमारी ज्यादा कर देते हैं, उस पर उल्टे सीधे रंगों के धब्बे पड़ जाते हैं और आखिर क्या होता है कि प्लांट पूरा का पूरा जमीन पर आकर गिर जाता है। अब वो खड़ा ही नहीं हो सकता, अब उसके अंदर जान ही नहीं है, इतने टिश्यूज सॉफ्ट हो जाते हैं और प्लांट की डेथ हो जाती है। जब नीचे से किसान जमीन खोद कर देखेगा तो अंदर आलू भी खराब ही निकलेंगे। इसीलिए एक तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे किस्म के बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि विजिबल ही बहुत देर में हो रही है, और लेकिन अगर विजिबल हो जाए तो फौरी तौर पर, सबसे पहले जब पत्तों पर ही विजिबल हो तो फौरी तौर पर जमीन खोदकर जैसे भी आलू हो, छोटे हो बड़े हो, निकाल लेने चाहिए, इससे पहले कि बीमारी ट्यूबर तक पहुंचे और जो नीचे आलू है उन्हें खराब करे। स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंगस के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी फाइटोप्थोरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द बॉडी ऑफ फाइटोप्थोरा इज नोन एज माइसीलियम, जो फाइटोप्थोरा की बॉडी होती है वो कहलाती है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम धागों का बना हुआ एक गुच्छा सा होता है, ठीक है, जैसे ये बारीक बारीक आपको धागे नजर आ रहे हैं, ये धागे इनका एक गुच्छा सा होता है और इसे हम कहते हैं माइसीलियम। जैसा कि ये आपको नजर आ रहे हैं 3-4 धागे आपस में उलझे हुए, इसे कहते हैं माइसीलियम। और ये इसमें से हर धागा अलग से अगर मैं उसे कहूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये है हाइफी, यानी ये पूरा का पूरा तो है माइसीलियम और इसमें से जो धागा है, सपोज अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं ये क्या है तो आप कहोगे ये माइसीलियम है। अगर मैं ये पूरे की बात करूं तो ये माइसीलियम है और ये क्या है, ये है हाइफी। ठीक, ये हाइफी है, हर धागा सिंगल धागा हाइफी कहलाता है और ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, माइसीलियम। ये पूरा का पूरा कहला रहा है माइसीलियम। The body of fungus is called mycelium. Mycelium is a thread-like structure. Each thread is called hyphae. Mycelium is septate, multinucleated. अच्छा जी, ये क्या बात है सेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये जरा देखते हैं हम यहाँ पर। ये आपको नजर आ रहे हैं धागे, तो धागे के अंदर कोई सेप्टम नजर नहीं आ रहा, आपको कोई सेप्टम नजर नहीं आ रहा। सेप्टम मीन्स सपोज ये मैं एक धागा बना दूं, यानी कि ये एक हाइफी बना दिया मैंने, और अब इसमें ऐसे बीच में हर सेल को अलग कर दूं, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 सेल बना दिए और इसमें हर के अंदर एक एक न्यूक्लियस रख देती हूँ। तो अब ये माइसीलियम या ये हाइफी कैसा हाइफी है, ये एक सेप्टेट हाइफी है, क्योंकि इनके हर सेल के बीच में सेप्टम मौजूद है और इस हर सेल में एक एक न्यूक्लियस मौजूद है, इसलिए ये यूनिन्यूक्लिएट है। लेकिन हमारे ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टल्स है इसके हाइफी अनसेप्टेट होते हैं, यानी इनमें बीच में कोई सेप्टम मौजूद नहीं है और दूसरा इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे जो न्यूक्लियस हैं ये बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हैं, यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है। बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद हो तो उसे कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट, और बीच में कोई सेप्टम मौजूद नहीं है
तो अनसेप्टेड, यानी हाइफी या माइसीलियम अनसेप्टेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएट होता है। और ऐसे माइसीलियम को हम सेनोसेटिक माइसीलियम कहते हैं। एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, सेनोसेटिक माइसीलियम। ठीक है, जो फंगस का चैप्टर जिसमें मैंने फंजाई की इंट्रोडक्शन दी है, वहां माइसीलियम का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में बताया है मैंने। माइसीलियम में भी इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का क्या मतलब होता है कि दो सेल्स के, यानी प्लांट लीफ की बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, प्लांट के दो सेल के बीच में, सपोज ये एक सेल है प्लांट का, ये एक सेल है, ये एक सेल है अगर प्लांट का, तो अब अगर माइसीलियम यहाँ पर बीच के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे, सपोज ये माइसीलियम और ये माइसीलियम, तो इसे हम कहेंगे कि माइसीलियम बीच के अंदर मौजूद है, यानी इंटरसेलुलर है। और इंट्रासेलुलर का क्या मतलब कि सेल्स के अंदर भी माइसीलियम हो, यानी कि ये यहाँ पर भी माइसीलियम है, इस सेल के अंदर भी माइसीलियम है, इस सेल के अंदर भी माइसीलियम है, तो इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर माइसीलियम। Now, food storing bodies are oil globules present in cytoplasm, यानी जो माइसीलियम होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और उसके अंदर फूड स्टोरिंग बॉडीज मौजूद होती हैं। किस शक्ल के अंदर? ऑयल ग्लोब्यूल्स की शक्ल के अंदर फूड स्टोरिंग बॉडीज मौजूद होती है। एक बार फिर देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। फाइटोप्थोरा का स्ट्रक्चर कहलाता है माइसीलियम। माइसीलियम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हाइफी। Hyphae are septate and multinucleated and may be intercellular or intracellular, and food storing bodies are oil globules। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के जरिए होती है। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? छोटे स्पोर्स होते हैं जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लेजेला, यानी ये मूव कर सकते हैं। फ्लेजेला वाले स्पोर्स होते हैं, ज़ूस्पोर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूस होते हैं ये खास किस्म की स्पोरेंजिया के अंदर, जिसे हम ज़ूस्पोरेंजिया कहते हैं। ये जो यहाँ पर आपको आउटलाइन नजर आ रही है ये ज़ूस्पोरेंजिया है। ये एक सिंगल जो नजर आ रहा है ये है ज़ूस्पोर्स। एंड ज़ूस्पोरेंजियोफोर, जिस डंडी के ऊपर ये ज़ूस्पोरेंजिया लगती है, सपोज प्लांट से जब प्लांट से बाहर आती हैं तो ये डंडी के ऊपर लगी हुई होती है और ये डंडी कहलाती है ज़ूस्पोरेंजियोफोर। टिप्स ऑफ ज़ूस्पोरेंजिया कॉल्ड पेपिला। ये जो इसकी टिप है नजर आ रही है, नोकदार सी टिप, ये कहलाती है पेपिला। ठीक है, तो ये टिप पेपिला कहलाती है। ये डंडी जो यहाँ पर नजर आ रही है ये ज़ूस्पोरेंजियोफोर कहलाती है। और ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो ज़ूस्पोरेंजिया कहलाती है। और कुछ ज़ूस्पोर्स आप देख सकते हैं इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली प्लांट की लीफ का नीचे का हिस्सा है, यानी स्टोमेटा। यहाँ पर ये स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा से एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त कुछ इरेक्ट ब्रांचेस निकल आती हैं, जैसा कि ये ब्रांच निकली हुई है, ये ब्रांच निकली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं, ज़ूस्पोरेंजियोफोर। और इन ब्रांचेस के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है लेमन शेप। ये लेमन शेप स्ट्रक्चर है ज़ूस्पोरेंजिया, और इस ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो एक्चुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है, जो प्लांट होता है, आलू का पौधा हो, उसकी पत्तियों के निचले हिस्से से स्टोमेटा के रास्ते कुछ ब्रांचेस बाहर आती हैं जो कहलाती हैं ज़ूस्पोरेंजियोफोर। ज़ूस्पोरेंजियोफोर की टिप के ऊपर लेमन शेप स्पोरेंजिया बन जाती हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये स्पोरेंजिया को बड़ा करके दिखाया गया है, लेमन शेप स्पोरेंजिया है। ये जो इसकी टिप है ये कहलाती है पेपिला, और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस मौजूद है और ये न्यूक्लियस
डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियस बना देते हैं और उसके बाद उन 8 न्यूक्लियस के गिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कवर अप हो जाता है और 8 ज़ूस्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, 8 ज़ूस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब ये जो 8 ज़ूस्पोर्स हैं, ये 8 ज़ूस्पोर्स जब स्पोरेंजिया वो 8 ज़ूस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो चुकी है और ज़ूस्पोर्स बाहर आ गए हैं। अब ज़ूस्पोर्स जब बाहर आ जाते हैं, उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशंस मौजूद होती हैं तो ये ज़ूस्पोर्स दोबारा से पत्ती पर आकर बैठते हैं और वहां पर ये जर्मिनेशन स्टार्ट करके पत्ती के अंदर दाखिल होकर नए किस्म के जो माइसीलियम है अपने बनाते हैं, पूरी पत्ती में फैल जाते हैं और उसके बाद जब इनका रिप्रोडक्शन का वक्त आता है तो दोबारा ये पत्ती के निचले हिस्से से बाहर निकलते हैं और फिर इसी तरह से ये लाइफ साइकिल इनकी जारी रहती है। हर ज़ूस्पोरेंजियम पर दो फ्लैजेला, ज़ूस्पोर पर 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं। जर्मिनेशन करने से पहले बाज औकात क्या करता है, ये जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाता है और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये जो ज़ूस्पोर है ये पत्ती के ऊपर थोड़ी देर बैठता है पानी के कतरों पर, उसके बाद अपने फ्लैजेला रिलीज कर देता है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं, अपने फ्लैजेला रिलीज कर देता है और उसके बाद डोर्मेंट कंडीशन में रहता है। जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो फिर एक नई स्पोर्स उसके बाद एक नए तरीके से जर्मिनेट करता है, एक नई ज़ूस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर से फिर ये जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। तो 2 तरह से जर्मिनेट करता है, डायरेक्टली भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर कर सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोल मेथड। इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी फाइटोप्थोरा से होने वाली जो डिसीज है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 पर हम रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2 पर फंगस फ्री ट्यूबर यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी क्या होती है, जो कि बीमारी अगर माहौल में मौजूद हो तो उन पौधों को बीमारी नहीं लगेगी अगर वो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं तो। उसके अलावा वो ट्यूबर यूज करें, ये हमें श्योर हो कि वो जिस खेत से या जिस पौधे से लिए गए हैं या जिसके वो बीज है उस पर फंगस का अटैक नहीं था, फंगस फ्री ट्यूबर है। उसके अलावा जो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि समटाइम वाटर के जरिए, पानी के जरिए स्पोर्स आ जाते हैं, जो स्पोर्स आ जाएंगे और वो प्लांट्स के ऊपर फिर ग्रो कर जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर फंगस प्रोड्यूस हो जाएगा, बीमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हैं तो फंगस बहुत तेजी से ग्रो करता है, यानी गोबर की खाद वगैरह यूज करें या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करें तो वो फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना चाहिए, ये कम क्वांटिटी के अंदर यूज करना चाहिए। देन फंजीसाइड शुड बी यूज। फंजीसाइड्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो फंगस को प्रोड्यूस होने से रोकते हैं। फंजीसाइड्स आर केमिकल which suppress the growth of fungus. फंजीसाइड्स को यूज करना चाहिए। उसके अलावा इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट शुड बी बर्न। जो जिस खेत के अंदर फंगस का अटैक हो चुका हो उसके जो पार्ट है उनको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए पानी में, हवा में या किसी माहौल में, बल्कि उनको जला देना चाहिए। जला देने से फिर वो बीमारी के स्पोर्स वगैरह साथ साथ जल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट या इकोनॉमिक लॉस भी इसे कह सकते हैं कि क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि फायदा तो ये नहीं पहुंचाता है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है। तो दिस फंगस कॉज लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट को इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फंगस सबसे पहले तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिसीज प्रोड्यूस करता है, जो कि क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और बहुत ज्यादा खेतों में जो किसान हजरात हैं उनका नुकसान हो जाता है, यानी पूरी पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं। और उसके अलावा ये बीमारी फिर अगर ट्यूबर में उस वक्त तक नहीं आई थी और स्टोर में ट्यूबर आ गए उस वक्त भी खराब कर देती है ट्यूबर्स को। द पोटैटो वाज बैडली इफेक्टेड। जो आलू हैं वो बहुत बुरे तरीके से इस बीमारी से मुतासिर होते हैं, उनका साइज कम हो जाता है, आलू छोटे छोटे से आलू प्रोड्यूस होने लगते हैं। अगर बड़े आलू हों
तो ज्यादा फायदा हो। अगर छोटे आलू होते हैं तो जाहिर है फायदा भी कम होता है। दे ऑल्सो अफेक्ट अदर प्लांट ऑफ फैमिली सोलेनेसी सच एज टोमेटो। उसके अलावा ये जो फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये फैमिली सोलेनेसी के दूसरे पौधों को भी मुतासिर करता है, जिसमें मैंने पहले बताया था कि सरेफेरिस प्लांट है टोमेटो। यहाँ पर हमने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। जिन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरेस्ट हो वो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइटोप्थोरा को समराइज कर डिस्कस किया है ताकि इंटर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद हो।